नमस्कार छात्रों, मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स स्ट्रीट कोचिंग संस्थान सहारनपुर, एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने आपके ही इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स बाय मयंक शर्मा पर। और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और लगातार कंटिन्यूसली आप पढ़ रहे होंगे। देखिए, आज की जो क्लास है वो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के फिजिक्स विषय की क्लास है और इसके हमने आपको बता दूं कि इसके हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जिनकी वीडियो आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। पहले आप वे वीडियो देखें तब इस वीडियो पर आएँ। और वीडियो में बहुत ही अच्छे कंसेप्ट क्लियर कराए जाएंगे आज की। और नए चैप्टर को मैं स्टार्ट करूँगा, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के जो सिलेबस का नया चैप्टर है उस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। और साथ ही आप लोगों को समझ में भी बहुत कुछ आने वाला है। आज नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि आपके केवल यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्जाम में ही नहीं बल्कि रेलवे, एसएससी और जहाँ भी साइंस विषय पूछा जाता है, फिजिक्स पूछा जाता है, उसके लिए आपके लिए कारगर सिद्ध होंगी। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, आज का टॉपिक देखते हैं क्या है। 2 टॉपिक हमने करा दिए हैं, भौतिक जगत मापन, शुद्ध गतिकी, काइनेमेटिक्स, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, उनके क्वेश्चन प्रॉपर कंप्लीट कराए हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक 3rd चैप्टर है जो सिलेबस का आपके, उसका नाम है गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। और इस गति के नियम चैप्टर को हमने बोले भी 2 पार्टों में डिवाइड किया है, जिसका फर्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट का क्या नाम है? बल न्यूटन के नियम, बल न्यूटन के नियम, इनके फोर्स, लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ। तो ये पढ़ेंगे आज। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम मैं आप लोगों को बता दूं कि आज सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है जड़त्व की अभिधारणा। जी हाँ, जड़त्व क्या है, इनर्शिया कहते हैं इसको अंग्रेजी में। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? जड़त्व की संकल्पना। जड़त्व की संकल्पना या फिर इसकी अभिधारणा। संकल्पना को अंग्रेजी में कहते हैं कंसेप्ट। मैं लिख दूं यहां पर कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व की संकल्पना। यानी कि जड़त्व आखिर है क्या, इसकी कल्पना कैसे करी गई है, ये समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, आगे चल करके क्या क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि जड़त्व आखिर होता क्या है। जी हाँ, जड़त्व आखिर होता क्या है। दिमाग में एक बात आ गई, जड़त्व। जड़त्व जड़त्व का मतलब जड़, हटीला। जड़ बड़ी हटीली होती है, हट होती है। जैसे किसी व्यक्ति को हट होती है, ठीक है, हटी व्यक्ति, जड़ी उसे कहते हैं जिसमें जड़त्व का गुण है, इसमें इनर्शिया का गुण है, यानी कि वो उसी अवस्था में रहना चाहता है। कैसे पता चला जड़त्व का? देखिए, मैं आपको सीधा कंसेप्ट के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूं कि अगर किसी की भी गति होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की अगर कोई गति है, तो वो गति के पीछे का जो कारण है, पर्दे के पीछे जो काम हो रहा है, वो बल ने किया है। बिना बल के गति संभव नहीं है। अब अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो पहले उस पर कोई ना कोई बल जरूर लगा होगा। बिना बल की गति संभव नहीं है। ये तो बात आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा कि बल हमेशा गति के पीछे काम करता है। अगर किसी वस्तु की गति है तो जरूर उस पर कभी ना कभी बल लगा होगा या फिर अब भी लग रहा होगा। बिना बल के कोई गति नहीं होती, याद रखना। बल हमेशा गति का जो कारण है वो क्या है? बल है। याद रखना, गति का जो मूल कारण है वो क्या है? बल है। बल के कारण ही गति संभव हो पाती है। समझ में आ गई बात? अब कोई वस्तु यहां पर विराम अवस्था में पड़ी हुई है, अब जब इसको गति की अवस्था में लाना है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से इसको दौड़ाना है, तो भाई इस पर बल भी तो लगाना पड़ेगा। हम इस पर धक्का लगाएंगे या फिर कोई इसे खींचेगा, इस पर बल लगाना पड़ेगा, तभी तो ये गति की अवस्था में आएगी। आ गई गति की अवस्था में। अब ये गति की अवस्था में आगे चल रही है ऐसे पूरी स्पीड से। अब क्या काम करो, उसको रोकना है तो रोकने के लिए भी बल लगाना पड़ेगा, फिर से विराम अवस्था में लाने के लिए बल लगाना पड़ेगा। यानी कि गति की अवस्था में ले जाने में और विराम की अवस्था में ले जाने में इस वस्तु पर क्या लगाना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। और इसी कॉन्सेप्ट से हम समझेंगे जड़त्व की संकल्पना। समझ में आ गई बात? इसी कॉन्सेप्ट से हम समझेंगे जड़त्व की संकल्पना। जी हाँ, अगर ये वस्तु छोटी है, अब इससे बड़ा पत्थर उठा लिया, इससे बड़ा पत्थर उठा लिया, इसको उसी वेग से दौड़ाने में क्या ज्यादा बल लगाना पड़ेगा क्या विराम अवस्था से? बिल्कुल 100% ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। रोकने में भी ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। जी हाँ, लगाना पड़ेगा ज्यादा बल। तो इसका मतलब क्या है कि बड़ी छोटी वस्तु या फिर
अलग अलग वस्तु जो भी हैं सबको लिए अलग अलग बल की आवश्यकता है। यानी कि सारी वस्तु अलग अलग जो वस्तु हैं उनके अंदर अलग अलग एक गुण है। क्या गुण है कि इसका ये तो कम इसके लिए तो कम बल लगाना पड़ रहा है, इसके लिए ज्यादा लगाना पड़ रहा है। कोई और तीसरी वस्तु आ गई ऐसी, उसके लिए और कम बल लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो अलग अलग वस्तुओं के लिए बल भी क्या लगाना पड़ेगा, रोकने या फिर गति की अवस्था में लाने के लिए अलग अलग लगाना पड़ेगा। और इसी कंसेप्ट समझ में आता है कि इनके अंदर एक अपना भी गुण होता है जो कि इनके द्रव्यमान के कारण है, जो कि इनके द्रव्यमान के कारण है, भार के कारण है, वेट के कारण है। भार अलग अलग है तो देखिए हमें गति की अवस्था में लाने के लिए, उसकी अवस्था को बदलने के लिए, गति की अवस्था विराम को गति में और गति को विराम में करने के लिए अलग अलग बल लगाने पड़ रहे हैं, बिल्कुल लगाने पड़ रहे हैं। तो इसी के कारण क्या है कि अलग वो गुण किसी कारण है, इनके भार के कारण है। अगर इनका भार अलग अलग है तो हमें अलग अलग बल लगाने पड़ रहे हैं। तो इसी कंसेप्ट से हम कहते हैं कि यही तो जड़त्व है, यही तो जड़त्व है। सही में आ गई बात भाई। अलग अलग बलों की आवश्यकता होती है, क्यों होती है अगर सोचे क्यों होती है, क्योंकि इनके भार अलग अलग हैं। सही में आ गई बात। देखो एक बात समझो कि जड़त्व किस में अधिक होता है। जड़त्व का मतलब द्रव्यमान से है, सीधा सीधा किससे है, द्रव्यमान से है। ठीक है, जड़त्व का कंसेप्ट क्या है, अगर मैं आप लोगों को सीधा सीधा बताऊं कि अगर अभी क्या है, जड़त्व किस में ज्यादा होता है, हट किस में जाता था, जो अच्छा शरीर में बलशाली, अगर व्यक्ति की बात करूं, बलशाली व्यक्ति शरीर में हट्टा कट्टा है, वो किसी की बात नहीं सुनता, उससे कह दो कुछ ही वो अपने ही काम करेगा जो उसके दिमाग में। अगर वो इस समय कहीं दौड़ रहा है तो उसको कोई दुनिया में ताकत नहीं, हट मैंने उसको कोई कहेगा कि तू रुक जा, वो नहीं रुकेगा, वो अपनी सुनता है और किसी की नहीं सुनता। वही तो जड़त्व है, वो अपने ही अनुसार चलने की कोशिश करता है, वो किसी की सुनता नहीं है। वही तो जड़त्व का गुण है। तो ये जड़त्व का गुण ज्यादा भारी भरकम, ज्यादा शक्तिशाली वस्तुओं में या फिर शक्तिशाली मनुष्यों में अधिक होता है। ठीक है, कमजोर तो बेचारा, जब कोई मेरे जैसा आएगा, मेरे जैसा है कोई हल्का सा शरीर में कमजोर, तो कोई आकर के कह देगा कि भाई ये बात है, तो मैं उसकी चुपचाप से मान लूंगा, जी हाँ मैं कमजोर हूँ, मान लिया मैं कमजोर हूँ, तो वो क्या कहेगा कि तू, बस मैं उसकी बात मान लूंगा। लेकिन अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, हट्टा कट्टा व्यक्ति, तो वो क्या कहेगा, नहीं मैं अपने अनुसार चलूंगा। तो यही तो जड़त्व है। जड़त्व का गुण हर उस वस्तु में है जिसका द्रव्यमान है। याद रखना, जड़त्व का गुण हर वस्तु में पाएगा। जड़त्व का मतलब वो उसी अवस्था में रहना चाहता है। अगर वो विराम में है तो विराम में पड़ा रहेगा, उसको कोई छेड़ो मत। ठीक है, अगर उसको विराम से गति में लाना है तो बल लगाना पड़ेगा। 4-5 व्यक्ति आएंगे, उठाएंगे, चल। समझ में आ गई बात। तो अगर किसी को उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए अगर किसी वस्तु पर बल लगाना पड़े तो वही तो कंसेप्ट जड़त्व का है। समझ में आ गई बात। तो ये जड़त्व होता है, दिमाग में रखना। जड़त्व के कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी वस्तु है वो उसी अवस्था में रहना चाहे जिसमें वो है, चाहे वो गति की अवस्था में हो, चाहे वो विराम की अवस्था में। अब यहां पर मान लिया मैंने इस वस्तु को गति की अवस्था में ला दिया, बल लगाया हुआ है इसके ऊपर, बल बराबर लगा रहे हैं, गति की अवस्था में आगे बढ़ती जा रही है। अब मैंने अचानक से बल हटा लिया तो क्या ये वस्तु एकदम रुक जाएगी? थोड़ी देर बाद चल, एकदम तो नहीं रुकेगी, थोड़ी देर बाद रुकेगी ना। अब मैंने पूरा बल लगा रखा था, अब क्या हुआ, अचानक से मैं इस पर बल हटा लेता हूं तो क्या ये वस्तु एकदम से रुक जाएगी? बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, थोड़ी देर बाद रुकेगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये वस्तु रुकेगी। तो ये वस्तु थोड़ी देर बाद ही क्यों रुकती है? क्योंकि अब ये गति की अवस्था में आ गई है, तो अब ये गति की में ही रहना चाहती है, अब ये रुकने नहीं चाहती। तो अब इसे रोकने के लिए दोबारा फिर बल लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई ये कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों वस्तु विराम में रहना चाहती है और क्यों वस्तु गति की अवस्था में ही रहना चाहती है। तो उसे कहते हैं जड़त्व की संकल्पना। ठीक है, समझ में आ गई। जड़त्व का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं लिखकर आपको लिखवा रहा हूं कि जड़त्व की संकल्पना क्या है, 2 लाइनों के अंदर समेट दूंगा। लिखो जल्दी, पहले लिख लीजिए इस कॉन्सेप्ट को कि जड़त्व की संकल्पना का ये इस प्रकार से है कि जड़त्व किसी वस्तु का वह अभिलक्षण है जिसके कारण वस्तु अपनी विराम अथवा गति, यानी कि दोनों बात आ गई, चाहे वो विराम अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में ही रहना चाहती है, गति की अवस्था का विरोध परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, अगर वो गति की अवस्था में है तो उसे रोकने के लिए बल लगाना पड़ेगा, तब भी विरोध कर रही है। अगर वो विराम की अवस्था में है तो उसको गति में लाने के लिए भी बल लगाना पड़ेगा, तब भी वो विरोध कर रही है। तो इसका मतलब दोनों स्थितियों में विरोध कर रही है। तो क्या है, जड़त्व की संकल्पना है। अब इसी के आधार पर जड़त्व के 2 प्रकार होते हैं अपने, पहला विराम का जड़त्व और दूसरा गति का जड़त्व। पहले विराम के जड़त्व की बात करें, यहाँ पर सीधा सीधा मैं बताऊं। देखिए, जड़त्व की कंसेप्ट आप लोगों ने समझ लिया क्या है, जो मैंने बताया वही आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा बुक के अंदर अपनी कॉपी पर। ठीक है, अगली बात करते हैं कि जड़त्व के प्रकार, विराम का जड़त्व आखिर क्या है। देखिए, विराम का जड़त्व मतलब जड़त्व चाहे कोई सा भी हो,
हट है ये एक प्रकार की, और हट को दूर करने के लिए हम लोग बल का प्रयोग करते ही हैं। अब कोई आकर के बैठ गया धरने पर, धरना दे दिया सड़क के ऊपर, नेशनल हाईवे 709B पर जाम लगा दिया, दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। अब पुलिस आई और जाम लगाने वाले हट कर रहे हैं, नहीं हम तो यहीं बैठेंगे, तो उनका जड़त्व का गुण है, उनके अंदर जड़त्व का गुण है। तो अब उन्हें हटाने के लिए, उनके इस बैठने की हट को दूर करने के लिए पुलिस को बल लगाना पड़ेगा ना, लठ का प्रयोग करना पड़ेगा। सही में आ गई बात। तो किसी भी हट को दूर करने के लिए, किसी भी जड़त्व को दूर करने के लिए बल की आवश्यकता होती है, यानी कि वो उसी उसमें रहना चाहते हैं। अब उनको जड़त्व, उन पर बल का प्रयोग करा जाएगा तो वे क्या होंगे, वे वहां से हट जाएंगे और वहां से वे क्या होंगे, तितर बितर हो जाएंगे। यानी कि अब उनकी जो विराम की अवस्था थी वो गति की अवस्था में बदल जाएगी, दौड़ते भागते उठ जाएंगे। तो याद रखना, जड़त्व को हटाने के लिए बल लगाना पड़ता है। और बल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि वे विरोध करते हैं। अब अगर कोई, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं एक प्रकार का, विराम का जड़त्व समझिए पहले क्या है। विराम का जड़त्व है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, उसकी विराम की अवस्था है उसी में रहना चाहे और उसी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, वो क्या है, विराम का जड़त्व है। मैं बोल रहा हूं, आप लोग नोट कीजिएगा, बोर्ड पर नहीं लिखवा रहा हूं। विराम का जड़त्व क्या है? विराम का जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है कि वस्तु अपनी ही विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे। और परिवर्तन का जब विरोध कर रही है, कैसे पता चला? मान लो कोई वस्तु यहां पर पड़ी हुई है, गुटखा, अगर यह विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध न करती तो बस चुटकी बजाते ही, दूर से ही मैं चुटकी बजा दूं, चुटकी बजाओ जादूगर की तरह अपने आप गति, चुटकी बजाई और ये गति करना शुरू कर देती, कुछ करना ही ना पड़ता, कुछ करना ही नहीं पड़ता। विरोध का पता कैसे चला? क्योंकि मुझे गति की अवस्था में लाने के लिए चुटकी नहीं बजानी पड़ेगी, बल लगाना पड़ेगा भाई, बल। तो जब बल लगाना पड़ेगा तो मुझे पता चल गया कि भाई बल लगाना पड़ गया रे इसके ऊपर, तो बल लगाना पड़ गया ना, जोर लगाने पड़ गए इसको गति की अवस्था में लाने के लिए। तो उसका मतलब क्या पता चलेगा? किसने विरोध किया कि नहीं मैं तो बस यही विराम अवस्था में रहना चाहती हूं, और तुम लोगों ने इसके ऊपर जोर आजमाइश करी पूरी, आखिर में जीत किसकी हुई? आपकी जीत हुई, और ये गति की अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो क्यों हमें बल लगाना पड़ा इसके ऊपर? इसका मतलब इसने क्या किया? विरोध किया। इसका मतलब इसने अपनी अवस्था में क्या किया? विरोध किया कि नहीं मैं इसी अवस्था में रहना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि चल गति कर, इसने कहा कि नहीं मैं इसी अवस्था में रहना चाहती हूँ। तो आप इसने क्या किया? इसका मतलब जब आपने बल लगाया इसके ऊपर, बल लगाकर ही तो गति की अवस्था में लाए, तो उसका मतलब क्या किया? इस वस्तु ने अपनी अवस्था में परिवर्तन करने का विरोध किया। ये विराम नहीं रहना चाह रही थी, लेकिन आपने कर दिया उसको गति की अवस्था में। तो इसी को कहते हैं विराम का जड़त्व। और विराम के जड़त्व के क्या उदाहरण है, ये आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कॉपी में विराम का जड़त्व क्या है। और इसके जो एग्जाम्पल है मैं लिखवा रहा हूं, क्या है विराम के जड़त्व के एग्जाम्पल। अगर आप बस में बैठे हैं, अगर आप बस के अंदर बैठे हुए हैं, बस के, ठीक है, बस हो या फिर कुछ भी हो, कार हो, बस हो, ट्रेन हो, अब ऐसे बैठे हुए हैं, अचानक से क्या हुआ कि बस एकदम स्टार्ट होकर एकदम टॉप गियर में एकदम रेस देकर चल पड़ी। तो क्या होगा कि आप पीछे की ओर, ऐसे एकदम पीछे की ओर, बताओ, ऐसे पीछे की तरफ झुक जाते हैं। जैसे बस चली, जैसे ही बस आगे चली तो आप लोग पीछे की तरफ, क्योंकि आपका क्या है कि जो आपका निचला हिस्सा है, जो आपके पैर हैं, वे तो बस के संपर्क में है, और जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये धड़ कहते हैं जिसको, ये आपका हवा में है। तो सबसे पहले जो गति हुई तो बस के संपर्क में कौन है? आपके पैर तो टिके हुए हैं ना जमीन पर, बस की जो जमीन है उस पर आपके पैर टिके हुए हैं। तो आपके पैर बस के संपर्क में हैं और आपका धड़ हवा में है। तो सबसे पहले गति कौन करेगा? आपके पैर करेंगे, और आपका धड़ जो है वो विराम में ही रहना चाहेगा, तो पैर गति करके आगे बढ़ जाएंगे, और आपका धड़ विराम में ही रहना चाह रहा है तो पैर आगे चले गए और आप पीछे ऐसे गिर जाएंगे। तो यह है विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल, क्योंकि आपका धड़ जो है वो विराम में ही रहना चाहता है अब भी, और पैर जो है वह संपर्क में आ गए हैं बस के, जो कि गति कर रही है, और आपके धड़ ने गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध किया। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आ गया यही कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, घबराओ मत छात्रों, कि बस के अचानक चलने पर, और भी ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कुछ भी चलने पर यात्री पीछे गिर जाते हैं, पीछे से गिर जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या होगा? कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है
कि विराम में रहना चाहेगा। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है कि एक हिस्सा विराम में रहना चाहेगा। अगला एग्जाम्पल है कि कंबल को तेजी से झटका जाए। धूल के कण अलग हो जाते हैं। कंबल को तेजी से झटकने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। कंबल उठाए, कंबल या फिर कोई भी चादर धूल भरी पड़ी है, ऐसे झटका दिया, ऐसे झटका दिया, तो जो कंबल के ऊपर धूल के कण बैठे हुए हैं वे विराम में ही रहना चाहते हैं। और कंबल ने गति कर ली, कंबल में गति आ गई तो कंबल की गति हो गई ऐसे, और वे विराम में रहना चाहते हैं, वे वहीं रह जाते हैं जहां पर वे हैं। कंबल दूर हट जाता है तो धूल के कण अलग हो गए, वे विराम में ही रह गए और वे फिर अपने भार के कारण नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और कंबल की गति हो जाती है। कंबल में गति हो गई, धूल के कण ऐसे ही पड़े हैं, वे गति ही करना नहीं चाह रहे हैं, तो कंबल उनसे अलग हो जाएगा, धूल के कण कंबल से अलग हो जाएंगे। एक ही एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और है इसका। क्या एग्जाम्पल है कि देखो, आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा दैनिक जीवन में कि अगर गोली मारे, अगर किसी शीशा, कोई शीशा है, कांच पर अगर आप लोग गोली मारेंगे ऐसे गोली, तो गोली उसमें छेद कर देती है, गोली उस पर छेद करेगी, ऐसे छेद कर देगी, थोड़ा बहुत चटक आएगी लेकिन छेद करेगी। लेकिन अगर मैं इसी कांच पर पत्थर मारूं तो सारा कांच ऐसे चटक जाएगा, ऐसे इसमें चटक पड़ जाएंगी। तो क्या फर्क है? यही तो विराम के जड़त्व का एक और एग्जाम्पल है। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि जब आप लोगों ने जब कांच में के अंदर गोली मारी तो गोली का वेग बहुत तेज है, गोली के वेग बहुत तेज है। जब वेग बहुत तेज है तो ये इस स्थान पर टकराई मान लिया, तो इसके आसपास के एकदम बहुत जल्दी से सारे कण जो कांच के हैं वे गति की अवस्था में आ गए। ठीक है, सारे कण जो कांच के हैं वे गति की अवस्था में आ गए, और जो आसपास के कण हैं ये काम इतना तेजी से हुआ कि जो एकदम जो इसके संपर्क में आए वे कण एकदम गति की अवस्था में आ गए, टूटकर आगे बढ़ गए, और जो ये बराबर वाले कण हैं इनको पता भी नहीं चला, ये विराम की अवस्था में ही रह गए, ये विराम की अवस्था में ही रह गए, इसलिए ये चटका नहीं। अब पत्थर मारा तो पत्थर बहुत आराम से जाएगा, ऐसे आराम से यहाँ टकराएगा, तो टकराने में बहुत समय लगेगा। तो जब वो टकरा गया इससे पत्थर की गति के कारण, उसने टकराने में ही इतना समय ले लिया, टकराते टकराते संपर्क में आने का, जो इसका संपर्क का समय बहुत कम रहा, ये बहुत सेकंडों के लिए संपर्क में रही गोली कांच के, ये बहुत देर तक संपर्क में रहा। इसने कहा कि देखो चलो 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 सारे कांच के कण दौड़ जाओ, तो सारे कांच के, इसकी जो गति होगी वो सारे कांच के जो कण हैं ये भी गति की अवस्था में आ जाएंगे। इतनी देर तक संपर्क में रहा कि इसने सारे कांच के कणों को गति की अवस्था में ले आया, लेकिन पूरा शीशा में गति हो गई, तो ये क्या हो गया, सारा शीशा चटक गया, न कि फूटा। तो ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि गोली मारने पर कांच में छेद हो जाता है, गोली मारने पर शीशे में छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर शीशा चटक जाता है, परंतु पत्थर मारने पर शीशा चटक जाता है। एक एग्जांपल ये हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हो सकता है कि पेड़ की शाखा हिलाने पर फल नीचे गिरते हैं। अब कैसे? अब पेड़ की शाखा कोई है, ऐसे शाखा पेड़ की हुई, ये यहां पर फल लगा हुआ है, फल भी विराम अवस्था में है, शाखा भी विराम अवस्था में है। अब आपने यहां से पकड़ करके शाखा हिलाई तो शाखा ने गति की, लेकिन इस गति का प्रभाव इस पर नहीं जा पाया, इसने पहले ही गति कर दी, और ये आम का जो फल लगा हुआ है ये फल विराम में ही रहा, और इसने गति कर दी तो ये वहीं रह गया अपने, ऐसे मतलब ये फल लटक रहा है। अब ये शाखा है, ये शाखा मैंने ऐसे हिला दी तो क्या हुआ, फल तो वहीं रहा और शाखा जो है हिल गई, तो भी अपने भार के कारण नीचे गिर जाएगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल है, जिसमें वो वस्तु जो गिर रही है वो वस्तु विराम में ही रहना चाहे, बाकी वस्तु सारी गति कर दे, तो वो विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल है। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं,
दैनिक जीवन में, वो आप ऑप्शन देखकर एकदम पहचान देंगे अगर आपके समझ में आ गया होगा विराम के जड़त्व का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसका नाम है गति का जड़त्व। चलिए कीजिए इसको नोट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए इसका क्या है, गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व पढ़ लिया, अब गति का जड़त्व देखते हैं। गतिशील वस्तु, सबसे पहले तो गति का जड़त्व मैं आपको बता दूं कि वस्तु गतिशील होगी। विराम के जड़त्व में क्या थी, वस्तु स्थिर थी। अब वस्तु पहले से ही गतिशील है, गति कर रही है वो पहले से ही, तो गतिशील वस्तु का गुण है। गति का जड़त्व गतिशील वस्तु का गुण है, और स्थिति का जड़त्व या फिर विराम का जड़त्व स्थिर वस्तु का, स्थिर वस्तु जो कि बिल्कुल रुकी हुई है उस वस्तु का गुण है। ये किसका गुण है, गति का जड़त्व किसका गुण है, गतिशील वस्तु का गुण है। तो गतिशील वस्तु का वो गुण जो कि वो गति में परिवर्तन का विरोध करे। अब वो गति में ही रहना चाह रही है, अब उसमें परिवर्तन का, इसको रुकने का या फिर इसको और बढ़ाने का वो क्या करे, विरोध करे, तो ऐसा जड़त्व क्या कहलाता है, गति का जड़त्व कहलाता है। मैंने लिख भी दिया कि गतिशील वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने वेग में परिवर्तन का विरोध करे या फिर उसी वेग में रहना चाहे, क्या कहलाता है, जो है गति का जड़त्व कहलाता है। समझ में आ गई बात, ये आप लोग नोट कीजिएगा। अब समझाऊं कैसे आप लोगों को। जड़त्व का मतलब है विरोध, और विरोध का मतलब है, विरोध का पता कैसे चलता है, जब बल लगाना पड़े। जहां भी बल लगाना पड़े इसका मतलब स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उसने विरोध किया। कैसे, अब ये वस्तु गतिशील है, पूरी गति में है, ये वस्तु कोई पूरी गति में है, 25 मीटर पर सेकंड के वेग से, 25 मीटर पर सेकंड के वेग से इस दिशा में गति कर रही है, ये वस्तु गतिशील है पूरे। अब हम क्या करेंगे, इसको रोकना है, इसकी गति का विरोध करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, इस पर बल लगाना पड़ेगा या फिर चुटकी बजाते ही हो जाएगा। क्या करूं, चुटकी बजा दूं, रुक जा, रुक जाएगी, नहीं रुकेगी, आपको बल लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, तब जा करके कहीं रुकती रुकेगी, एकदम नहीं रुकेगी, तब भी रुकती कुछ समय लेगी रुकने में। तो इसलिए आपको चुटकी नहीं बजानी है, बल लगाना पड़ेगा, और जब बल लगाना पड़ेगा तो उसका मतलब एक चीज स्पष्ट हो गई कि इस वस्तु ने अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध किया, और इस गुण को ही कहते हैं गति का जड़त्व। ठीक है, आगे आपके दिमाग में ये बात, गति का जड़त्व क्या है। और अब गति के जड़त्व के उदाहरण देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला उदाहरण क्या होगा गति के जड़त्व का। अब ये गति की अवस्था में रहना चाहती है, ठीक है, तो पहला उदाहरण क्या होगा गति के जड़त्व का, कि अगर चलती बस अचानक रुक जाए, चलती बस है, पूरी तरह से चल रही, एकदम रुक जाए तो क्या करेंगे, क्या होगा, यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। अब एकदम ब्रेक लगा दिया ड्राइवर ने, जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाए तो बल लगा तो थोड़ी दूर जाकर के रुकेगी। तो आप लोग का जो निचला हिस्सा संपर्क में है वो एकदम क्या आ जाएगा, विराम में आ जाएगा, और ऊपरी हिस्सा गति में ही रहना चाहेगा, वो गति में रहना चाहेगा। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार ये होता है कि चलती बस अगर अचानक रुक जाए तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट अपन लोगों ने लगा दिया। ये पहला एग्जांपल नोट किया, थैंक यू। कि चलती बस अचानक रुक जाए, चलती बस है अचानक रुक गई, बस चल रही है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स की दिक्कत होती है कि उन्हें पता नहीं होता कि विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल और गति के जड़त्व के एग्जाम्पल में उनको फर्क करना नहीं आता, वे नहीं समझ पाते। तो उनके लिए एक ट्रिक है, बड़ी सिंपल ट्रिक याद रखना आप लोगों को। क्या ट्रिक है वो, कि जब भी गति का जड़त्व होगा तो वस्तु पहले ही गति की अवस्था में रहेगी, पहले से गतिमान रहेगी, और जब भी विराम का जड़त्व होगा तो वस्तु पहले स्थित रहेगी, बिल्कुल पोजिशन में रहेगी, ऐसे विराम अवस्था में ही रहेगी वो। तो अब वो गति करेगी विराम का जड़त्व में। अब क्या है कि इसमें पहले ही गति की अवस्था में है, अब वो रुकेगी। तो ये एग्जाम्पल दिमाग में रखना। कैसे, देखो चलती बस है तो पहले से चल रही है ना, तो इसलिए किस में आया है, गति के जड़त्व में आया। और वहां पर क्या थी, रुकी हुई बस थी, वो चली थी, फिर बाद में पहले रुकी हुई थी, फिर वो चली हुई थी। तो पहले क्या थी उस पर निगाह बनाए रखी है, पहले से ही चल रही है, वो पहले से ही रुकी हुई थी, इसलिए वो एग्जाम्पल विराम के जड़त्व में लिया और ये एग्जाम्पल गति के जड़त्व में लिया। तो आप कहीं ना कहीं अब और अच्छी तरीके से फर्क समझ में आ रहा होगा आप लोगों की, क्योंकि कुछ लोग गलती कर देते हैं पेपर में बैठकर। तो कंसेप्ट दिमाग में यही रखना है कि जब विराम का जड़त्व होता है तो वस्तु अब रुकी हुई है, अब वो चलेगी। अब जब गति का जड़त्व होता है तो गति के जड़त्व में पहले से ही वस्तु चल रही होती है, गतिशील अवस्था में होते हैं। तो ये गतिशील अवस्था का गुण है, मैंने लिखा भी है कि गतिशील वस्तु का गुण और वो रुकी हुई वस्तु का गुण है। समझ में आ गई बात। तो ये आप लोग पता कि चलती बस में अचानक रुक जाए तो यात्री आगे गिर जाते हैं, क्योंकि निचला हिस्सा तो बस के संपर्क में रहता है और
जैसे ही बस रुकती है तो सबसे पहले निचला हिस्सा हमारा जो धड़, नीचे का जो पैर है, तो हमारे पैर तो एकदम रुक जाते हैं, लेकिन जो हमारा धड़ है वो गति की अवस्था में ही है पहले से ही, तो वो गति की अवस्था में ही रहना चाहता है। तो ऊपरला हिस्सा जो है धड़ वो गति की अवस्था में और आगे जा रहा है, वो पैर वहीं के वहीं पड़े तो ऐसे आगे की ओर गिर जाएंगे। एक और एग्जाम्पल है कि कुछ लोग चलती बस से उतरते हैं, चलती बस है, पता चला कि सहारनपुर का स्टॉपेज या फिर मुजफ्फरनगर का नाम नहीं लेता मैं, कहते हैं तो मुजफ्फरनगर का स्टॉपेज आया और युवा लोग जोश है हमारे, हम लड़के सब पकड़ा ऐसे और नीचे चलती बस से उतर गए। तो चलती बस से जब उतरते हैं तो अचानक से आगे की ओर झुकना पड़ता है, आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि जब आप डंडा पकड़ करके ऐसे बस पर लटक रहे हैं, वो उतरने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग उसी वेग से गतिमान रहते हैं जिस वेग से बस चल रही है। मान लिया बस इस समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे है, तो आप भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका वेग भी वही है जो बस का है। तो जैसे ही आप उतरेंगे, जमीन तो विराम में है, जैसे ही आप उतरेंगे तो एकदम विराम में अवस्था में आएंगे, तो आपका जो ऊपर का हिस्सा है, क्योंकि आपके पैर तो सबसे पहले जमीन से आपके पैर टच करेंगे ना, पैर टच करेंगे आपके जमीन से, तो पैर एकदम विराम में आ जाएंगे। और चूंकि बस का अभी आपका ऊपरी हिस्सा बस के संपर्क में ही है, तो ऊपरी हिस्सा बस के वेग से चल रहा है और नीचे का हिस्सा एकदम विराम में आ गया, तो आप लोग आगे की तरफ गिर जाएंगे। तो ये भी चलती बस से अचानक उतर जाने पर, ये भी इसका एग्जाम्पल है, तो वो भी लिख लेते हैं कि चलती बस से उतरने पर यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं कभी कभी। तो गिरने से बचने के लिए क्या करना है कि दौड़ लगानी है, जैसे ही उतरेंगे तो उसी दिशा में दौड़ लगा दो, अपना वेग भी उसके बराबर कर दो, नीचे का वेग, तो तब जाकर के आप लोग गिरने से बचेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे। चलती बस से अचानक उतरने पर यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल है, मैं पहले लिख दूं फिर समझाऊंगा, कि अगर चलती ट्रेन या फिर कोई बस भी हो सकती है, यात्री गेंद ऊपर की ओर उछाले तो गेंद वापस उसी के हाथ में लौट आती है। इन एग्जाम्पल पर आप लोगों को नजर रखनी है, ये एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। चलती ट्रेन, चलती बस सारी चीज चल ही रही है पहले से ही, तो इसीलिए तो गति के जड़त्व में लिए, अगर ये रुकी हुई होती तो विराम के जड़त्व में। अब चलती ट्रेन है, अब चलती ट्रेन में ये ऐसे उछाला तो ये वापस उसी के हाथ में आती है, जबकि क्या होना चाहिए कि ये गेंद वापस पीछे की तरफ गिरनी चाहिए और हम आगे निकल जाने चाहिए। क्योंकि क्या है कि जब चलती ट्रेन है तो चलती ट्रेन के अंदर जितनी भी वस्तु हैं, आप भी एक वस्तु हैं उसमें बैठे हुए हैं, तो उनका वेग वही रहता है जो कि ट्रेन का। तो अब अगर कोई एक समान वेग से चलती ट्रेन है, किससे? एक समान वेग से चल रही है। अगर वो एक समान वेग से चल रही है, एक समान वेग से चलती ट्रेन में यात्री अगर ऊपर गेंद उछाले तो गेंद वापस उसी के हाथों में लौटाते। शर्त यही है कि ट्रेन एक समान वेग से चलनी चाहिए। अगर वो एक समान वेग से चल रही है तो अगर आपने कोई गेंद ऊपर उछाली तो वापस आपके हाथ में लौटाएगी। क्यों लौटाएगी? और ये भी एग्जांपल किसका है? एक गति के जड़त्व का एग्जांपल है, क्योंकि आप भी गतिशील है और जब गेंद ऊपर उछालोगे तो गेंद ऊपर ऐसे ही रहेगी और आपका हाथ ये रहा, तो दोनों का वेग वही बराबर रहेगा, दोनों उसी वेग से गतिमान रहेंगे जिससे ट्रेन गतिमान है, तो वापस वो आपके उसी हाथ में लौटाएगी। दोनों गति की अवस्था में ही रहना चाह रहे हैं ना, तो गति की अवस्था में रहेंगे, वापस उसी आपके हाथ में लौटाएगी। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? गति के जड़त्व का एग्जांपल हो गया। आप लोग करिए इसको नोट। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें द्रव्यमान, यानी कि मास और द्रव्यमान की अगर बात करूं तो द्रव्यमान हमें बल से लगता है पता। जिस भी वस्तु का द्रव्यमान होता है, वस्तु द्रव्यमान होता है, वो विरोध करती है और उस पर बल लगाना पड़ता है। तो याद रखना, द्रव्यमान और बल आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि ये एक रिलेशन में है। समझ में आ गई बात? तो द्रव्यमान और बल आपस में जुड़े, जहां द्रव्यमान होगा वहां बल भी होगा, 100% बात है। ठीक है, बल लगाना पड़ेगा उसे गति। तो द्रव्यमान अब कितने प्रकार के होते हैं? द्रव्यमान यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं मेनली, जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान। ठीक है, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। कैसे करते हैं इनको डिफरेंशिएट और क्या क्या इनमें हमसे हमारे उसमें बन सकता है? सबसे पहले बात करते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान की। जो जड़त्व की माप है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप क्या है? ये शॉर्ट में लिखना है आप लोगों को, ये एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको शॉर्ट में लिखना है किसी वस्तु के जड़त्व की माप। ठीक है, जड़त्व की माप होती है ये।
जड़त्व की माप मतलब कैसे, अगर कोई वस्तु ये यहाँ पर पड़ी हुई है, एक वस्तु ये रही और एक वस्तु ये रही, बड़ी छोटी आप लोगों को दिखाई दे सकते हैं, हो सकता है कि ये पत्थर और ये रुई का बना हुआ हो, हल्का हो, बस आप लोगों को आइडिया लगाना है कि जड़त्व की माप, जड़त्व का मतलब विरोध की माप। आप लोगों ने दोनों पर समान बल लगाया, 5 न्यूटन इस पर, 5 न्यूटन इस पर, अब 5 न्यूटन बल लगा कर ये तो गति करने लगी और ये 5 न्यूटन लगाकर गति नहीं कर रही है, तो किसने ज्यादा विरोध किया, दोनों पर बराबर बल लगाया था ना, इस वस्तु पर भी उतना ही बल लगाया, इस पर भी उतना ही बल लगाया, लेकिन ये गति करने लगी, ये गति नहीं करी, तो उसका मतलब इसने ज्यादा विरोध किया ना, इस पर और बल लगाना पड़ेगा तभी तो जब जिस पर ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है उसने उतना ही विरोध किया, यानी कि वो उसका जड़त्व उतना ही अधिक है, इसका जड़त्व उतना ही क्या हो जाएगा, इसकी तुलना में अधिक हो जाएगा। तो ये जड़त्व की माप हो गई, तो हम लोगों ने कह दिया कि भाई जब इसका जड़त्व ज्यादा है तो इसका द्रव्यमान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो इस माप को ही क्या कहते हैं हम, जड़त्व की माप को ही क्या कहते हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। और ये अदिश राशि होती है, कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। वो हम लोगों ने यहाँ पे इधर से बल लगा लो या इधर से लगा लो, बल आंख मीच करके अगर दोनों पर बल लगाऊं, मैं इस पर लगाऊं तो ये क्या हो जाएगी, आगे की तरफ बढ़ जाएगी, इस पर लगाऊंगा उतना ही बल तो ये आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी। मैंने तो आंख मूंद रखी है ना अपनी, मुझे क्या पता। तो मैं इसको बस पहचान कर बता सकता हूं कि किसका द्रव्यमान अधिक है और किसका द्रव्यमान कम है। तो इस ऐसे प्रकार के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, जड़त्व द्रव्यमान कहते हैं। और ये अदिश राशि होती है, याद रखना। और जड़त्व द्रव्यमान के अंदर एक आता है गतिक द्रव्यमान का कंसेप्ट। अगर प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होकर उसके लगभग कोई वस्तु गतिशील है, उसके आसपास कोई वस्तु गतिशील है, उसके वेग के बराबर कोई गतिशील है, तो गतिक द्रव्यमान और विराम के द्रव्यमान में फर्क है। विराम का द्रव्यमान अलग होता है और गतिक का द्रव्यमान अलग होता है। अगर मान लिया मैं प्रकाश के वेग के बराबर लगभग दौड़ने लगूं तो मेरा वो द्रव्यमान अलग होगा, जब मैं दौड़ूंगा, दौड़ते समय मेरा द्रव्यमान अलग होगा, उसको कहते हैं गतिक द्रव्यमान। जब मैं विराम में खड़ा हूं तो मेरा द्रव्यमान अलग होगा, इसे कहते हैं विराम द्रव्यमान। तो इनका रिलेशन आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया। क्या रिलेशन है, m = m0 अपॉन √1 - v² c²। m तो है उसका गतिक द्रव्यमान, गति करते समय द्रव्यमान, m0 विराम द्रव्यमान जब वो वस्तु विराम में थी, v उस वस्तु का वेग, c प्रकाश का वेग। तो ये रिलेशन आप लोग याद रखना, किसी भी वस्तु का गतिक द्रव्यमान निकालना हो तो m = m0 अपॉन √1 - v² c²। किसने दिया कंसेप्ट, ये कंसेप्ट दिया आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गुरुत्वीय द्रव्यमान, ग्रेविटेशनल। कौन सा, ग्रेविटेशनल, ठीक है। अब गुरुत्वीय द्रव्यमान का, ये तो देखिए मैंने जड़त्व द्रव्यमान तो आगे पीछे एक सीधी रेखा में गति करके दिखा लिया। अब गुरुत्वीय द्रव्यमान की बात करूं तो ये क्या होता है, अब ये वस्तु ऐसी है, ऐसे। अब इसकी जड़त्व की माप अगर निकालना चाहूँ तो मैं आराम से कहीं भी उसको धक्का देकर के पहचान सकता हूँ। लेकिन जब बात आती है गुरुत्वीय द्रव्यमान की, तो उसके क्या कहते हैं कि अगर ऊपर से मैंने ऐसे वस्तु छोड़ दी तो एक निश्चित दिशा में, मान लिया ऐसे फेंकू या ऐसे फेंकू, तो गिरेगी तो बिल्कुल सीधे में नीचे इस प्रकार से। बताओ गिरेगी या नहीं गिरेगी, ठीक है, गिरेगी तो बिल्कुल सीधी नीचे ही। तो ये एक ही डायरेक्शन में गिर रही है, तो इस द्रव्यमान की क्या है, एक डायरेक्शन है, हमेशा पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है। तो जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण द्रव्यमान, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण द्रव्यमान को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। और गुरुत्वीय द्रव्यमान यानी कि आप लोग जो नापते हैं, जो आप लोग उस पर एक जो कांटा होता है, कांटे पर चढ़ करके अपना द्रव्यमान 60 kg 65 kg ये नापा, तो ये क्या है, ये हमेशा आप लोग गुरुत्वीय द्रव्यमान मापते हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान नहीं नापते। रखना, आप लोग गुरुत्वीय द्रव्यमान मापते हैं क्योंकि आप लोग नीचे की तरफ जाए, हमेशा थोड़ा सा कूदोगे तो एकदम नीचे की तरफ जाओगे। तो ये कौन सा द्रव्यमान है, गुरुत्वीय द्रव्यमान है। कौन सा द्रव्यमान है, गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय द्रव्यमान की दिशा हमेशा नीचे की तरफ रहती है, तो एक ऐसी राशि हो गई, एक सदिश राशि हो। देखिए बात करूं F = ma की, तो अगर मैं m की बात करूं तो ये जड़त्वीय द्रव्यमान है। अगर बात करूं m अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना ऊपर से नीचे जाने पर। भारी अगर कोई वस्तु है तो अगर एक भारी वस्तु है, भारी भरकम, एक हल्की वस्तु है, दोनों ऊपर से छोड़ दी नीचे की तरफ, तो क्या होगा कि जो हल्की वस्तु है तो जमीन में कम गड्ढा करेगी और जो भारी वस्तु है तो जमीन में इतना गहरा गड्ढा कर देगी। इसका मतलब क्या है कि भारी वस्तु पर ज्यादा बल लग रहा है और उस पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो ज्यादा बल लग रहा है तो ज्यादा द्रव्यमान होगा ना उसका। कौन सा द्रव्यमान ज्यादा होगा, गुरुत्वीय द्रव्यमान। क्या रखना, F = mg। तो ये mg जो पूरा का पूरा का है, इसमें m तो द्रव्यमान है
और mg क्या है, ये पूरा पूरा गुरुत्व द्रव्यमान यानी कि इसका भार भी कहते हैं इसको, क्या क्या कहते हैं, भार। खाली m की बात करूं तो केवल द्रव्यमान है, अगर इसमें g भी मिला दूं तो F बराबर mg क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा भार हो जाएगा। यानी कि F को ही, जो ऊपर से बल लग रहा है नीचे की तरफ, इस F बल को ही क्या कहते हैं, गुरुत्व द्रव्यमान कहते हैं। और उसका मात्रक, गुरुत्व द्रव्यमान का मात्रक होता है न्यूटन। क्या मात्रक होता है इसका, न्यूटन मात्रक होता है गुरुत्व द्रव्यमान। ठीक है, कैसी राशि होती है, सदिश राशि, दिशा रहती है इसकी नीचे की तरफ, सदिश राशि। ठीक है, कर लेना इसको नोट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए, करिए नोट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना संवेग। इस चैप्टर के अंदर संवेग यानी कि मोमेंटम। अब संवेग को समझने के लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, बिना उदाहरण के कुछ नहीं है, सारा फिजिक्स एग्जांपल पर है। कैसे, अब देखो भैया, देखो मोमेंटम एकदम समझ में आ जाएगा। संवेग आज से पहले किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया होगा जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखो समझो, यह ढलान है, ऐसे ढलान। अब इस ढलान पर से एक साइकिल है, एक साइकिल, और एक है इसी ढलान पर से पहले एक साइकिल, और एक जो है अपना, एक कह दूं कुछ बड़ी सी चीज, कार नहीं कहता मैं, कुछ और ले लेता हूं। जैसे कि एक ले लिया मैंने जैसे कि और रोलर होता है ना, रोलर सड़क पर, या फिर कुछ, मैंने एक साइकिल ले ली और एक ले लिया मैंने ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर है बड़ा सा, और एक पीछे से साइकिल है, आगे ट्रैक्टर है, दोनों ढलान पर से ऐसे धकेल दिए। अब ये क्या करने हैं, एक व्यक्ति यहां पर खड़ा कर दिया मैंने, मैं खुद खड़ा हो गया यहां पर, और मुझे ये रोकने हैं बल लगा करके। ठीक है, तो दोनों का वेग मान लिया बराबर कर दिया कि इसका वेग भी 25 मीटर पर सेकंड है और इसका वेग भी 25 मीटर पर सेकंड है, दोनों का वेग समान है, साइकिल का वेग भी और जो है ट्रैक्टर का वेग, दोनों का वेग बराबर है। तो साइकिल तो मैं क्या, जब दोनों एक ही वेग से गति, दोनों मुझको रोकने हैं, तो पहले दोनों बराबर, एक दूसरे के बराबर बराबर में गतिशील है, तो दोनों रोकने हैं मेरे को। तो रोकने के लिए मुझे बल लगाना पड़ेगा ना, बल लगाना पड़ेगा ना। तो क्या मैं मेरे पास 5 न्यूटन का बल है, मान लिया कितने का बल है, 5 न्यूटन का। तो मैं 5 न्यूटन के बल से साइकिल को तो रोक सकता हूं, परंतु ट्रैक्टर को नहीं रोक सकता, नहीं रुकेगा, जबकि वेग समान है, जबकि इसका वेग भी वही है ट्रैक्टर का भी, और साइकिल का वेग भी वही है, साइकिल का वेग भी 25 मीटर पर सेकंड है। मैं उसी बल से साइकिल को तो आराम से दबंग तरीके से, रुक जा, साइकिल को मैंने रोक लिया, साइकिल तो रुक जाएगी, लेकिन ट्रैक्टर तो नहीं रुकेगा, ट्रैक्टर तो मुझे ही चीरता फाड़ता चला जाएगा आगे की तरफ, ट्रैक्टर तो नहीं रुकेगा ना। क्योंकि ट्रैक्टर क्यों नहीं रुका, ट्रैक्टर क्यों नहीं रुका, क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत अधिक है, साइकिल की तुलना में उसका गुरुत्व द्रव्यमान बहुत अधिक है, उसका द्रव्यमान, उसमें जड़त्व ज्यादा है। समझ में आ गई बात। यानी कि हम लोग केवल साइकिल या फिर किसी भी वस्तु के वेग से ये आइडिया नहीं लगा सकते कि वस्तु को रोकने में बल कितना लगाना पड़ेगा, हमें उसका द्रव्यमान भी देखना पड़ेगा। और जब हम द्रव्यमान की बात करते हैं वेग के साथ, तो वही तो संवेग होता है। संवेग का पता कैसे चलता है, किसका संवेग अधिक हुआ, इसका मतलब ट्रैक्टर का संवेग अधिक था। समझ में आ गई बात। ट्रैक्टर को रोकने के लिए ट्रैक्टर मुझसे नहीं रुका, मैंने साइकिल आराम से रोक दी, लेकिन ट्रैक्टर नहीं रुका। क्यों नहीं रुका, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा था, और जबकि वेग तो दोनों के समान थे, इसका वेग भी 25 था, इसका वेग भी 25 था, लेकिन ट्रैक्टर को मैं नहीं रोक पाता हूं। देखिए एग्जाम्पल है ये, आप लोग करके देख लीजिएगा। एक बड़ा पत्थर एक छोटा पत्थर रोक कर देख लीजिएगा, छोटा पत्थर आराम से रोक दोगे, बड़ा पत्थर नहीं रोकोगे, जबकि दोनों का वेग समान थे, चाल तो दोनों की समान है, लेकिन फिर भी नहीं रुक पा रहा है कौन, ट्रैक्टर, क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक है। और जब द्रव्यमान अधिक है तो इसी कंसेप्ट समझ में आता है कि संवेग, जब भी वेग के साथ द्रव्यमान को भी काउंट करें, जब भी वेग के साथ द्रव्यमान को भी काउंट करें, तो उसी राशि को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। समझ में आ गई बात, आप लोगों के क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये संवेग है। संवेग किसी वस्तु का कैसे पता चलता है, उस पर बल लगा करके, यानी कि संवेग के पीछे बल का हाथ होता ही होता है। ज्यादा बल लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए मुझे, समझ में आ गई बात, क्योंकि इसका संवेग अधिक है। तो लिख दो कि किसी गतिशील वस्तु, समझ में आ गया संवेग क्या है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्योंकि हम लोगों को वेग एवं अपना जो उसका द्रव्यमान है दोनों देखने पड़ेंगे, दोनों एक ही जगह लाने पड़ेंगे। खाली वेग से आइडिया नहीं लगा सकता मैं कि रोकने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि वेग तो दोनों के यहां भी बराबर थे, लेकिन रुका कौन, साइकिल, ट्रैक्टर तो नहीं रुका, क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक था, द्रव्यमान अधिक था तो जड़त्व अधिक, संवेग अधिक। याद रखना बात, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान
या फिर द्रव्यमान को संहति भी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, और इंग्लिश में कहते हैं इसको मास। किसी वस्तु का द्रव्यमान एवं उसके वेग के सकल गुणनफल को संवेग कहते हैं। यानी कि संवेग में क्या है, संवेग यानी कि स का मतलब सहित, वेग का मतलब वेग, यानी कि वेग तो है ये भी अपने प्रकार का, किसके सहित, संहति के। संहति का मतलब द्रव्यमान, देखिए संहति प्लस द्रव्यमान, संहति प्लस वेग, सही में आ गई बात। संहति का स ले लिया, वेग का वेग ले लिया, तो संवेग बन गया। यानी कि संहति का मतलब होता है द्रव्यमान से और वेग का मतलब होता है वेग से, तो संहति प्लस द्रव्यमान। कि जब वेग के साथ द्रव्यमान भी ले लूं तो क्या कहलाता है, वो संवेग कहलाता है। फॉर्मूला बता रहा हूं, किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान संहति m उसके वेग के सकल गुणनफल को संवेग कहा जाता है। सदिश राशि होती है, दिशा क्या होती है, वही जो वेग की दिशा, सदिश राशि होती है। संवेग कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, दिशा वही वेग की दिशा के। इस दिशा में अगर वेग है तो संवेग की दिशा भी क्या रहेगी, यही रहेगी, वेग v, संवेग m इंटू v। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। p से प्रदर्शित करते हैं, किससे, p से। p इज इक्वल टू mv, वेग की दिशा के बराबर संवेग की दिशा होती है, याद रखना। मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, तो उसका मात्रक लिख दिया, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड मात्रक बन गया। विमा मैंने लिखवा रखी है, एक बार फिर लिखवा देता हूं। द्रव्यमान की विमा m, इसकी विमा LT-1, तो mLT-1 संवेग की विमा आ गई, याद रखना। एक और कंसेप्ट आता है कि संवेग में और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है, तो बड़ा सिंपल है, वो बता दूंगा आप लोगों को। गतिज ऊर्जा K बराबर p²/2m, यह संबंध होता है गतिज ऊर्जा और संवेग में। कैसे संबंध है मैं आप लोगों को समय आने पर बता दूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि K बराबर p²/2m संबंध है, याद रखना। आप लोगों को एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और एक चीज और है कि संवेग का पता कैसे चला, बल लगा करके पता चला, ठीक है, क्योंकि मैंने उतने ही बल से साइकिल को तो रोक दिया, ट्रैक्टर नहीं रोक पाया। इसका मतलब क्या है कि ट्रैक्टर का संवेग ज्यादा है, ट्रैक्टर का द्रव्यमान ज्यादा है, तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। संवेग ज्यादा है तो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्यों, इसका मतलब क्या है कि बल और संवेग आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे, देखो ये भी किसी ने नहीं बताया होगा, P बराबर m, इसका मान होता है त्वरण, V का मान होता है A/T। आप लोगों ने पढ़ा होगा A बराबर V, आप लोगों ने पढ़ा होगा A बराबर V/T, तो V का मान क्या आ जाएगा, AT, तो V का मान एक होता है AT। तो मैं यहां पर V का मान अगर AT रख दूं तो ये MA क्या बन जाएगा भाई, MAT बन जाएगा। तो MA क्या होता है, F ही तो होता है, तो F इंटू T, P बराबर F इंटू T। तो यहां से F का मान क्या आएगा, P बटे T। तो देखिए बल और संवेग में ये संबंध है, रखना, बल बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये बल और संवेग में संबंध है, इसका मतलब संवेग जहां अधिक होगा वहां पर उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जो सामने है वे तो अनुक्रम अनुपाती होते हैं, जो नीचे हैं सूत्र में वे व्युत्क्रम अनुपाती हैं। अगर वेग संवेग ज्यादा है तो बल भी ज्यादा होगा, संवेग ज्यादा है तो बल भी ज्यादा होगा, द्रव्यमान ज्यादा है तो संवेग ज्यादा होगा, संवेग ज्यादा है तो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा उसे रोकने के लिए। कंसेप्ट उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस की भी जल्द आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर हमारे बारे में आपको जानना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। और आपसे मैं विनती करना चाहता हूं कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सारी वीडियो जाकर के देख लें। हमारे चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की पड़ी हुई है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना बताएं कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अच्छी बताएं, खराब लगी हो तो खराब बताएं। अपने सुझाव हमें दें कि हमें और क्या सुधार करना चाहिए। और शेयर तो कर दें वीडियो को, लाल बटन सब्सक्राइब का आता है, कोई पैसा नहीं लेता मैं, सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।